नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हम ऐसे मौजू पर लेक्चर देंगे जो तकरीबन हर आदमी को ज़िंदगी में जिससे वास्ता पड़ता है, यानी तकसीम जायदाद। जायदाद उस वक्त तकसीम होती है जब कोई मालिक इस दुनिया से रुखसत हो जाता है तो उसकी औलाद, या अगर औलाद ना हो तो दूसरे लवाहिकीन उसकी जायदाद को आपस में तकसीम करते हैं। तो एक तो शरई मामला है, दूसरा कानूनी मामला है। हम कानून के मुताबिक वरासत को कैसे तकसीम किया जाएगा, ये ज़हन में रखें कि वरासत या तो ज़मीन की शक्ल में होगी या रकम की शक्ल में होगी। तो हम ज़मीन की शक्ल में जो वरासत है उसकी तकसीम की बात करेंगे, और वो भी आगे दो किस्म की है। एक ऐसी ज़मीन जो ज़री हो, और एक ऐसी जायदाद जो सकनी हो। ज़री यानी कि जिसमें हम फसलें उगाते हैं, और सकनी जिसमें हम रहायश पजीर होते हैं। तो इन दोनों की तकसीम का मरहला आता है जब कोई शख्स वफ़ात पाता है तो उसके लवाहिकीन कानून के मुताबिक अपनी जायदाद का अपनी हिस्सा उसमें वसूल करते हैं। ये ज़हन में रखें कि मुझे तजर्बा है, मेरे साथ आम तौर पर लोग आकर मशवरा लेते हैं कि जी मेरी औलाद मेरी ज़िंदगी में मुझे कहते हैं कि तकसीम जायदाद कर दो। ऐसा कोई कानून नहीं है कि कोई औलाद अपने वालिद को या वालिदा को मजबूर करे कि वो उसकी ज़िंदगी में अपनी जायदाद तकसीम करे। ये जायदाद की तकसीम का मरहला कानून के मुताबिक, शरीयत के मुताबिक उस वक़्त आता है जब इंसान मालिक जायदाद का वो इस दुनिया से रुखसत होता है। तो आज हम गुफ्तगू करेंगे सकनी जायदाद की। सकनी जायदाद यकीनन कोई मकान होगा या कोई शहर में प्लाट होगा। तो उस सिलसिले में जब कोई तकसीम का मरहला आता है तो अगर तो वो जो उसकी औलाद है वो बाहिमी तौर पर बैठकर और अपनी जायदाद को तकसीम कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन जब डिस्प्यूट पैदा होता है कि कोई शख्स अपने मामलात खुद नहीं तय कर सकता तो फिर अदालतों में आना पड़ता है। अब इसमें भी दो किस्म के मरहले होते हैं, क्योंकि जायदाद में बाज़ औक़ात कुछ लेन देन होता है, किसी के कुछ अखराजात ज़्यादा कंस्ट्रक्शन में किए हुए होते हैं, तो उस वक़्त फिर अदालतें उसको तय करती हैं। तो हाँ, वैसे मैं अपने तजर्बे की बिना पर आप लोगों को ये हिदायत करूँगा कानूनदान की हैसियत से कि अपनी जायदादों को खुशी खुशी तकसीम कर लिया करो। क्योंकि मेरे तजर्बे में एक बात आई, एक केस आया कि एक शख्स की 3 औलादें थी, 2 बेटियां और 1 बेटा। बेटा छोटा था, जिस वक़्त जायदाद का मरहला आया वो उनका वालिद अल्लाह ने उसको लंबी उम्र दी थी, तो उस वक़्त उसकी उम्र 55 साल थी बेटे की। दूसरी जो बहन थी वो 65 साल की, और एक और बड़ी बहन थी वो 70 साल की। तो बहनों ने उनसे अपने भाई से कहा कि हमारी जायदाद है हमारे वालिद की, तो वो उसमें हमें हिस्सा दो। और जायदाद बहुत ही कीमती थी, कमर्शियल शहर लाहौर में मेन रोड पर।
करोड़ों की। तो बेटा जो था वो भाई उनका, वो जरा कम दिल का आदमी था, उन्होंने दावा किया बहनों ने। तो जवाब दावे में भाई ने जवाब दिया कि ये मेरी बहनें हैं ही नहीं, ये अडॉप्टेड है, ये मुतबन्ना है, मेरे वालिद की औलाद नहीं है। तो एक बेचारी जो वो बहनें जो थी उनको बहुत शदीद सदमा पहुंचा और वो कहने लगी, उन्होंने कहा कि हम तो, एक बहन 15 साल की थी, दूसरी 10 साल की थी जब बेटा पैदा हुआ उनके बाप का, और वो भाग भाग कर गली में लड्डू तकसीम करती थी। तो एक बेचारी इस सदमे में कि भाई कहता है कि ये मेरी बहनें नहीं, वो फौत ही हो गई। तो इस किस्म के हालात पैदा हो जाते हैं। लालच में आकर लोग बहनों का, बेटियों का हिस्सा नहीं देते अपनी जायदाद में से, तो ये गलत बात है। बहरहाल जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो तो केस अदालतों में आते हैं और अदालतें फिर फैसला करती हैं। दावा दायर किया जाता है, उसका जवाब दावा आता है, और जब दावा दायर किया जाता है तो मैं आपको एक और इंस्ट्रक्शन दूंगा। इस मामले में आप जो वकला सिविल साइड पे प्रैक्टिस करते हैं उनको एंगेज किया जाना चाहिए, क्योंकि जो लोग फौजदारी काम करते हैं वो सिविल की बारीकियों को नहीं समझते। लिहाजा काउंसिल एंगेज करते वक्त आपको ये ख्याल रखना चाहिए कि इस फील्ड का ही वकील हो और वही अच्छे तरीके से आपका काम कर सकता है। और बहुत जो सीनियर लोग होते हैं वो खुद काम भी नहीं करते, वो अपने जूनियर्स को भेज देते हैं। लिहाजा ऐसा वकील करें जो खुद पेश होता हो अदालतों में, और दावा दायर करते वक्त यकीनन उस प्रॉपर्टी की जो मलकियत, सबूत मलकियत होता है वो साथ लगाए जाते हैं। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि उस प्रॉपर्टी की कुछ हिस्से होते हैं किराए पर दिए होते हैं, उनके आमदनी आ रही होती है, दुकानें होती हैं उनकी आमदनी आ रही होती है, तो वो अदालतें फ़ौरन ऑर्डर करती हैं कि उसका किराया अदालत में जमा कराया जाए, माहाना या क्वार्टरली, हर माह या 3 महीने बाद। और वो जो जिसका हिस्सा बनता है फिर उसको अदालतें तकसीम करती हैं। और जवाब दावा आता है। जवाब दावे में ज़ाहिर है कोई अगर डिस्प्यूट हो, किसी की मलकियत का कोई क्लेम कर रहा हो कि वो उसका हक नहीं है दूसरे मुद्दई का, या मुद्दई का ज़्यादा हक है, या उसने कोई अखराजात कर रखे हैं, तो वो अपना क्लेम फिर जवाब दावे में पेश करता है। और अदालतें उनके सुनने के बाद अगर ज़रूरी समझती हैं तो अगर डिस्प्यूट ऐसा हो कि मलकियत के डिस्प्यूट पैदा हो जाए तो फिर अदालतें पहले उस मलकियत को, उस डिस्प्यूट को हल करती हैं, उसके बारे में कोई ऑर्डर करती हैं, डिक्री करती हैं। उसके बाद आगे मज़ीद कार्रवाई शुरू होती है। लिहाजा उस वक्त अदालतें जब इस स्टेज पे आ जाती हैं कि वो डिस्प्यूट हल हो जाता है, तो फिर एक इनिशियल डिक्री कराती है, इंटरिम डिग्री, वो अदालतें ऑर्डर करती हैं और कमीशन अपॉइंट कर देती हैं। उसको रेफरी भी कानून में कहा जाता है। तो कमीशन रिपोर्ट देता है। आमतौर पर कोई वकील होता है और वो जाकर, उसको इंस्ट्रक्शंस होती हैं कि ख़ास तौर पर 2 बातों की इंस्ट्रक्शन की जाती है। अदालतें ऑर्डर करती हैं कि एक तो ये बताएं कि क्या ये प्रॉपर्टी डिविजिबल है, काबिल तकसीम है, या नहीं तकसीम के
हो सकती, छोटी प्रॉपर्टी है या उसकी लोकेशन ऐसी कॉम्प्लिकेटेड है कि उसको बाकायदा हिस्सों में तकसीम नहीं किया जा सकता। तो ये इंस्पेक्शन करती है कमीशन। दूसरी बात, उसकी वैल्यू, उसकी मार्केट वैल्यू कितनी है वो मालूमात की जाती हैं। वो कमीशन का काम है कि वो इर्द गिर्द की प्रॉपर्टी डीलर से मिलकर मालूमात करता है कि इस प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, और वो कोर्ट में जमा कराते हैं, और उसके बाद अदालतें उसकी, अगर वो कोई ऑब्जेक्शन ना हो किसी पार्टी को उसकी पार्टीशन के बारे में या उसके वैल्यू के बारे में, यानी अगर अदालत के सामने ये बात आती है कि कमीशन ने सही जिम्मेदारी पूरी नहीं की उसकी वैल्यू पर या लोकेशन पर, तो अदालतें दूसरा कमीशन भी अपॉइंट कर सकती हैं, और इन कमीशन की फ़ीस होती है वो दोनों पार्टियों को, जितने भी हिस्सेदार होते हैं सबको अदा करनी पड़ती है। उसके बाद अदालतें मुतमईन होने के बाद कमीशन की रिपोर्ट पर अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो फिर उसकी ऑर्डर करती हैं, और जो जिसका हिस्सा होता है फिर उस प्रॉपर्टी को, अगर ये रिपोर्ट आती है कि ये डिविजिबल नहीं है, इसको तकसीम नहीं किया जा सकता, तो फिर उस प्रॉपर्टी को ऑक्शन किया जाता है, यानी उसकी वैल्यू आम, वो एक इश्तिहार दिया जाता है लोकेशन में इर्द गिर्द। और हाँ, एक बात और बड़ी अहम है इस बारे में कि अगर कोई ऐसा, वो जो हिस्सेदार हैं उनमें अगर कोई ऐसा चाहता है कि ख़रीदना चाहता है प्रॉपर्टी को, तो अदालत इसकी इजाज़त देती है, और वो ऑक्शन दो या दो से ज़्यादा ख़रीदार हों तो वो ऑक्शन कोर्ट में होता है। वो कोर्ट के अंदर बोली देता है एक शख्स हिस्सेदार, और दूसरा अगर उससे ज़्यादा देता है तो फिर उसके जो बिड मैक्सिमम आती है तो कोर्ट उसके हक़ में डिक्री कर देती है। लिहाजा वो फिर जमा कराता है अपनी रकम, और बाकी वो रकम जमा शुदा जो होती है वो हिस्सेदारान में तकसीम कर दी जाती है उनके शेयर के मुताबिक, और प्रॉपर्टी उस बिडर को उसके नाम पर ट्रांसफ़र कर दी जाती है। लेकिन अगर इंटरनल ऑक्शन ना हो, वो हिस्सेदार ख़रीदने वाले ना हों, तो फिर ओपन ऑक्शन होता है। फिर जो लोकेलिटी से वो ऑक्शनर अपॉइंट, जैसे मैंने जिक्र किया कि वो अपॉइंट होता है और वो इश्तिहार लगाते हैं, और वहाँ से जो हाईएस्ट बिडर होता है उसके हक़ में वो तकसीम, वो प्रॉपर्टी की जो वैल्यू होती है उसका कुछ हिस्सा वो जमा कराता है ऑक्शनर के पास, और फाइनल होने के बाद विद इन 1 वीक वो अपने बकाया रकम भी जमा कराता है, और कोर्ट उस रकम को हिस्सेदारान को दे देते हैं, उनके हक़ में उनको तकसीम कर देते हैं। अगर बेटी हो तो 1 हिस्सा, बेटा हो तो 2 हिस्से, जो शरई कानून है उसके मुताबिक ही। और उसके बाद वो प्रॉपर्टी जो हाईएस्ट बिडर होता है उसके नाम पर कोर्ट ट्रांसफ़र कर देती है। तो उसके बाद ये तरीक़ाकार है तकसीम जायदाद कराने का। लिहाजा आप, मैं समझ लूँगा कि इंशाअल्लाह आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, और आइंदा इंशाअल्लाह मैं वो हुकूक जो कानून आपको देता है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, इस पे इंशाअल्लाह सैर हासिल हम आपको मालूमात पहुँचाएँगे। अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच।